पिछली क्लास में 3 क्लास आप लोगों की ज्योग्राफी की हो चुकी है, ठीक है। 3 क्लासेस में हमने जस्ट इंट्रोडक्शंस थोड़े-थोड़े पढ़े हैं, ठीक। सिद्धांत में हमने पर्वत किस तरीके से बनते हैं और पठार किस तरीके से बनते हैं वो हमने पढ़े। बेसिकली वो सिद्धांत नहीं था, वो मैंने आपको एक तरीका, एक प्रोसेस बताया था, जिस प्रोसेस से क्या करते हैं, पर्वत बनते हैं, पठार का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सिद्धांत, अब देखिए, पृथ्वी की जो सतह है, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है, मैंने आपको बताया था वो कैसे बनी है, वो प्लेटों से बनी है। कैसे बनी है? प्लेटों से बनी है। इन प्लेटों को क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा, वो सारी चीजें सही हैं, बस मैं उस प्रोसेस की, प्रक्रिया का नाम आपको बता देता हूं। जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग है अभिसारी और दूसरा है अपसारी, ठीक है, ध्यान से रखिए। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट और अपसारी को इंग्लिश में डाइवर्जेंट कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट है। एक बार फिर, अपसारी का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट, ठीक है। सिद्धांत पर आते हैं। अपसारी कहाँ होता है? हमने आपको बताया था 2 प्लेट्स होते हैं। जब इन प्लेटों में टकराहट होती है, जब ये प्लेट इधर से, ये प्लेट इधर से एक दूसरे से टकराते हैं, तो इन टकराहट को या उससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिसारी, ठीक है, अभिसारी कहते हैं। और इन दोनों प्लेटों के बीच में होता क्या है? अभिसरण होता है, ठीक है। कोलिजन या टकराहट ना कह के हम क्या कहेंगे कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, 2 प्लेट विवर्तनिकी या 2 प्लेटों के बीच में अभिसरण होता है, उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अभिसरण होता है प्लेटों के बीच में, प्रक्रिया को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 प्लेटों के बीच में अपसरण होता है। अपसरण का मतलब दोनों प्लेट क्या करते हैं? दूर जाती हैं। इधर पास आ रही हैं और इधर क्या कर रही हैं? दूर जा रही हैं। तो जब दूर जाती हैं तो क्या होता है? अपसरण होता है, ठीक है। अभिसरण होता है और अपसरण होता है। 2 प्लेट एक, तो पर्वतों का निर्माण मैं आपको बता दूं, पर्वतों का निर्माण किसके द्वारा होता है? जब 2 प्लेटों का अभिसरण होता है तो पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। 2 प्लेटों के अभिसरण के नाते पर्वतों का निर्माण होता है। अच्छा, 2 प्लेटों का जब अभिसरण होता है, सिर्फ पर्वतों का निर्माण तो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पर्वतों का निर्माण नहीं होता, उसके अलावा पठारों का निर्माण भी होता है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा क्या होता है? पठारों का निर्माण। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अभिसरण के नाते क्या होता है? पठार, पहले क्या होता है? पहले पर्वतों का निर्माण होता है। समझ लीजिए क्या क्या होता है निर्माण, किस किस चीज का। फिर क्या होता है? मैंने आपको बताया था 2 प्लेट लड़ते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? अंतर पर्वतीय पठार भी होते हैं। जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक टेक्टोनिक प्लेट्स के कुछ हिस्सों पे क्या होती है? बहुत हार्ड मिट्टी होती है, बहुत हार्ड सॉइल होती है, जिस कारण से वो मुड़ती नहीं और क्या करती है? पठारों का निर्माण करती है, तो पठार बनते हैं, ठीक है। क्या होता है? पठारों का निर्माण होता है। अच्छा, ज्वालामुखी मैं आपको बताता हूं। क्या? ज्वालामुखी। अब पूछोगे सर ज्वालामुखी कैसे? एक चीज बताओ, ये दोनों प्लेट हैं, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो अगर ये प्लेट थोड़ी टाइट है,
अगर ये प्लेट थोड़ा सा हार्ड है तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पर्वत है, अरे ये जो प्लेट है, इसके ऊपर की ये जो सतह होती है, इसके ऊपर की ये जो सतह होती है, ठीक है, ये मिट्टी की जो सतह होती है, ये धीरे धीरे, इसको मैं मिटाता हूँ, एक मिनट, ये धीरे धीरे क्या करती है, ऐसे, ये धीरे धीरे क्या करती है, हल्की होने के नाते और ये भारी होने के नाते, हार्ड होने के नाते, ये इसके अंदर क्या करने लगती है, जाने लगती है। और आपको मैं बता दूं, पृथ्वी के जितना आप अंदर जाओगे उतना ही क्या होता है, टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। पृथ्वी के जितना अंदर जाओगे उतना ही टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन डेंसिटी अभी ना बता के हम बाद में आपको बताएंगे। टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है, डेंसिटी जब हम बताएंगे तब आपको, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। उस टेम्परेचर बढ़ने के नाते, उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ये क्या होती है, ये जो मिट्टी, ये जो ऊपर की सतह अंदर जाती है, ये क्या करती है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर ये क्या करती है, उन लावा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, लावा का निर्माण करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के नाते वो जलती है और लावा का निर्माण करती है। तो आपने देखा होगा, लावा का निर्माण करने के बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करती है, ऊपर आने की कोशिश करती हैं और क्या करती हैं, ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं। यहाँ धीरे 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 क्या करती हैं, ऊपर आने की ऐसे कोशिश करती हैं जली हुई, और ऊपर जब आती हैं तो यहाँ क्या करती हैं, एक ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, इधर से क्या करती हैं, ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसे कहते उद्गार भी कह सकते हैं, लावा का उद्गार या ज्वालामुखी का उद्गार करती है। ठीक है, एक ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी मैंने आपको बता दिया। ज्वालामुखी के बाद, ठीक है, अब ज्वालामुखी के बाद क्या करती हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ज्वालामुखी के बाद द्वीप का भी ये निर्माण करती है। अब आप कहोगे सर द्वीप का कैसे निर्माण करती हैं, द्वीप का निर्माण कैसे करती हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, जमीन पर क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिसरण करते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स का अभिसरण जमीन पर होता है, ये ऊपर क्या है, सतह है, ये ऊपर क्या है, सतह है, जमीन पर होता है, तो ये चारों चीजें बनते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन यही चीजें अगर समुद्र के नीचे होने लगे, समुद्र के नीचे होने लगे, तो ये समुद्र है, ये क्या है, ये क्या है, ये समुद्र है। ठीक है, और इसके नीचे ये क्या है, प्लेट है। तो ये प्लेट अगर इसके नीचे चला जाए तो यहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा कि नहीं, नीचे से ज्वालामुखी का उद्गार होगा कि नहीं। और जब ज्वालामुखी का यहाँ उद्गार होगा तो ये जितनी भी ज्वालामुखी ऊपर आएंगी, ये समुद्र के ये जब ठंडी होंगी तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद, तापमान डाउन होने के नाते ये कहाँ आ जाएंगी, सतह पर आ जाएंगी। और करोड़ों साल तक अगर ऐसा कुछ हुआ, या कोई ऐसा ज्वालामुखी फटा जो काफ़ी समय से, बड़ा ज्वालामुखी है और काफ़ी समय से फट रहा है, ठीक है, इसमें से लावा निकल रहा है, तो ये धीरे धीरे ऊपर आकर क्या करेगी, यहाँ पर एक तरीके का लावा का, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो एक स्थल बन जाता है। वो लावा क्या करता है, ऊपर आता है ठंडा होकर और एक ठोस चट्टान के रूप में बन जाता है। ठोस चट्टान के रूप में ढेर सारे लावा क्या करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित जब होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, एक स्थल का निर्माण करते हैं और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप। बहुत सारे ऐसे द्वीप जो इसी तरीके से बने हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन सारी चीज़ों को जब आप जानते रहेंगे, तो अभी मैं आपको जब कॉन्टिनेंट में ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मिटा देते हैं।
ये हो गया अपसरण। क्या होता है? अब इस अपसारी जिसे कहते हैं, ठीक है। अपसरण क्या होता है? ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जब दो का क्या होता है, अपसरण होता है, दो प्लेटों के बीच में अपसरण होता है तो पर्वतों का निर्माण होता है। टकराहट को ही क्या कहते हैं? एक शब्द दे दिया गया है जिसे अपसरण कहते हैं, ठीक है। अपसारी का मतलब, अपसरण का मतलब क्या है? वो अभिसरण का मतलब था। अपसरण का मतलब क्या है? अपसरण का मतलब है दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर जाते हैं। क्या होते हैं? किन्हीं कारणों से ये जब दूर जाते हैं, ठीक है, किन्हीं कारणों से जब ये दूर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इस तरीके का एक डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक तरीके का क्या करते हैं, एक तरीके का ये यहाँ पर एक डेप्थ, गर्त जिसे कहते हैं, गड्ढा, वो क्रिएट करते हुए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते हैं कि जब दूर हटेंगे स्थल तो यहाँ पर एक गर्त तो बनेगा ही, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर एक गर्त तो बनेगा ही। इसी गर्त को हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी इसी गर्त को, कभी कभी नहीं, इसी गर्त को क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी, ठीक है। भ्रंश घाटी आप लोग देखे होंगे। घाटियां जितनी भी वैले हैं, वैले जिसे कहते हैं, ठीक है, जहां पर पानी का जमाव हो जाता है और वो क्या बन जाती है, वो भी एक तरीके की, जैसे वहां पर जब पानी का जमाव होता है तो वो घाटियां दो तरीके का निर्माण करती हैं। एक घाटियां जब पर्वतों के बीच में रहती हैं, जो वो क्या करती हैं, वो नदियों का निर्माण कर देती हैं। मतलब वहां से क्या करती हैं, पानी ले जाकर मैदानी इलाकों में प्रवेश कराती हैं, ठीक है। वो पर्वतों के बीच में जो घाटियां बनती हैं, वो घाटियां कैसे बनती हैं? एक पर्वत उठा, ठीक है, फोल्ड माउंटेन बना, दूसरा पर्वत फिर उठा, तो उसके बीच की जो ये निचला जो रास्ता रहेगा, ठीक है, ये जो निचला रास्ता रहता है, इसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। जब इसमें पानी का भरा जमाव हो जाता है और अगर ये पानी बाहर नहीं आई, पानी का अगर इसमें जमाव रहता है तो ये झीलों का भी निर्माण कर देती है, ठीक है, झीलों का भी निर्माण कर देती हैं। और कभी कभी क्या करती हैं, यहाँ का पानी निकल कर क्या करता है, नदियों में भी प्रवेश करता है, मैदानी इलाकों में भी क्या करता है, प्रवेश करता है। यहाँ पर भी पानी का जब जमाव हो जाता है भ्रंश घाटियों में तो ये भी क्या करती है, झीलों का निर्माण कर देती है और नदियों के थ्रू, और जो पानी झीलों से निकलता है वो कहाँ चला जाता है, नदियों के थ्रू, अरे जो झीलों के रुकता है वो इस तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये नदियाँ भी इतनी जल्दी नहीं बनती। आप कहते हो सर ये नदियाँ बनती कैसे हैं? भाई नदियाँ जो हैं वो कई तरीकों की बनती हैं। सरकार भी नदी बनाती है और कुदरती नेचुरल भी नदी बनती है। नेचुरल नदी कैसे बनती है? नेचुरल नदी सेडिमेंट्स को इरोजन करके बनती है। इरोजन मतलब कि जितने भी अवसाद होते हैं, ठीक है, अवसादों के इरोजन से क्या करती हैं, अवसादों के इरोजन से क्या करती हैं, नदियां बनती हैं। उनको काटते हुए क्या करती हैं, नदियां बनती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको वो करता हूँ, क्या कहते हैं, झीलों के बारे में बताता हूँ। तो दो सिद्धांत थे, एक अभिसारी और एक अपसरण, ठीक है। ये नदियां हो गई, अवसादों क्या करती हैं, यहाँ से अपर्दन करते हुए, इरोजन करते हुए, अपर्दन करते हुए, दोनों बता देता हूँ आप लोग, ठीक है। ये नदियाँ अवसादों को क्या करती हैं, बहुत सालों तक उनका क्या करती हैं, अवसादों को अपर्दन हाँ, अपर्दन उनका करती हैं, इरोजन करती हैं, ठीक है। पृथ्वी के ही धरातल के जो गड्ढे हैं, ये मान लेते हैं गड्ढे हैं, ये धरातल है, ये गड्ढे हैं। जब इनमें पानियों का क्या हो जाता है, जब इसमें क्या होता है, पानियों का जमाव हो जाता है तो ये क्या बन जाती है, ये झील बन जाती है। अब सर ये गड्ढा कैसे बनता है, मेन क्वेश्चन तो यही है। अरे कि अपने आप तो गड्ढा बनेगा नहीं। हाँ, सरकार गड्ढा खुनवा खोद सकती है, लेकिन कभी आपने दो तीन आप यूट्यूब पर या कहीं पे भी आप जब घूमने उमने जाओगे तो कश्मीर में एक झील है, डल झील उसे कहते हैं।
डल झील को देखकर आपको लगता है कि कितनी जो इतनी बड़ी झील है उसको किसी सरकार ने खोदा होगा? वो तो नेचुरल है। उतनी बड़ी झील जो है वो नेचुरल है, उससे सरकार ने नहीं खोदा होगा। प्रकार कैसे होते हैं, मतलब झीलें कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं? ठीक है, तो झीलों के प्रकार, पहला प्रकार है टॉनिक। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट कह सकते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कह सकते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी में, अभी मैंने आपको बताया कि भ्रंश घाटी में जो पानी स्थिर पानी होता है वो क्या करती है, नदियों का रूप नहीं, मतलब वो वहां से निकल नहीं पाती। तो भ्रंश घाटियों में जो पानी रुक जाती है, जो स्थिर पानी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको भी हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। अगर वहां से पानी क्या हो जाए, चलने लगे, वहां से पानी मैदानी इलाकों की तरफ आने लगे, तो चलते हुए पानी को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में अगर पानी स्थिर है, अगर पानी स्थिर है, क्या पानी स्थिर है, तो उसे झील कहते हैं। एक निर्माण वहां से होता है। और अगर पानी चलायमान है, चलायमान है, तो उसे क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट से सबसे पहली चीज। ठीक है, मैंने आपको बताया ये, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन समय उसका आ जाए तब बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर पानी का जमा हो गया, तो एक झील तो ये बन गई। पानी का जमा होगा कैसे? तो बारिश से, वर्षा से, जाहिर सी बात है, वर्षा से। भाई वर्षा से ही तो पानी उसमें बैठेगा, उसमें, अरे वर्षा से ही तो पानी उसमें भरा होगा। ठीक है, अच्छा, अब आप एग्जाम्पल तो मैं आपको देता ही देता। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में ही देता। अभी तो बनाया नहीं हूँ, उसमें दिया नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ग्रेट साल्ट लेक इसी तरीके की ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स वाली ही क्या है? झील है। ठीक है, ये एक झील है, स्थिर जल है इसमें। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अभी जब बनाऊंगा तब दूंगा। हिमानी या हिम झील कह सकते हैं। ठीक है, ग्लेशियर, हिंदी में ग्लेशियर। याद रखिएगा, कहा जाता है कि बर्फीले क्षेत्रों में ये क्या करती है, ये जो झील होती है, ये बेसिकली मीठे पानी की झील होती है। जो हिमानी झील होती है, जो हिमानी हिम से बनी होती है, हिम के अपरदन से बनी होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं? मीठे पानी की झील होती है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर एक युग था, हिमयुग। ठीक है, हिमयुग के बाद क्या आया? जल का भराव आया, पूरा बर्फ पिघलकर जल में तब्दील हो गया। हिमयुग में ये देखिए, यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 49 डिग्री है। ठीक है, ये जो अलग अलग करता है। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 63 डिग्री है, लगभग 63 1/2 डिग्री। और ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल, आर्कटिक महासागर। कहते हैं कि जब बर्फ का जमा हुआ था, हिमयुग आया था, तो ये क्या था? ये ठंडा क्षेत्र था। ये पहले से अभी भी ठंडा क्षेत्र है। तो बर्फ का जमाव यहाँ से जमना शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे क्या हुआ? इसका जो बढ़न है वो आगे तक आने लगा। इसका बढ़न कुछ क्या है? आगे तक। बर्फ का जमाव जो है ये आगे तक आने लगा। ये बहुत आगे तक आया। ठीक है, 63, 49, 30, ये धीरे 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 क्या आया था? यहाँ तक आया। ठीक, यहाँ तक आने के बाद बर्फ का, जब हिमयुग खत्म हुआ तो बर्फ का पिघलना शुरू हुआ और अपरदन शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक जब ये बर्फ क्या करे, फिर पीछे जाने लगी। ठीक है, क्योंकि बर्फ पिघलने लगी, और बर्फ जब ये यहाँ के स्थलों को काटते हुए पीछे जाने लगी, तो यहाँ पर कई सारे गड्ढे बनाते हुए चले गए।
यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे क्या कर दिए, गड्ढे बनाते हुए चले गए। समझ में आ रहा है, बहुत सारे क्या हुए, गड्ढे बनाते हुए चली गई। तो यहाँ जब जो गड्ढे बनाई वही आगे चल के पानी के भराव के कारण क्या हो गए, झील में तब्दील। ठीक है, वही आगे क्या हो गए, झील में तब्दील हो गए। तो हिम युग में बर्फ आया, बर्फ हिम युग जब खत्म हुआ तो बर्फों का क्या हुआ, जमाव खत्म हुआ, पानी में तब्दील होते गए, पानी में चेंज होते गए। उसके बाद अपरदन भी हुआ, बर्फ पीछे भी जाने लगी। ठीक है, बर्फ क्या हुई, पीछे जाने लगी, फिर से ठंडे इलाकों में मतलब पीछे की तरफ जाने लगी। तो क्या हुई, जो बर्फ जमी हुई थी कई कई सालों से, वो बर्फ कई कई स्थलों को क्या हुई, खींचते हुए, मतलब उनको तोड़ते हुए, उनको फोड़ते हुए क्या कही, गहराई से क्या हुआ, उनमें गड्ढा करते हुए वो क्या हुई, पीछे की तरफ चली गई, जिससे ढेर सारे गड्ढे क्या हुए इस कॉन्टिनेंट पर। इस कॉन्टिनेंट पर जब आप देखोगे बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे गड्ढे। ठीक है, आपको मैं बता दूं यहीं पर ग्रेट बियर है, एक झील है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेट स्लेव है, जीबी, जीएल, अथापास्का है। ठीक है, ठीक है, विनिपी है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, बड़ा सा झील है जिसे ग्रेट लेक भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट लेक कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर झील। ठीक है, ग्रेटर झील क्या होता है, देखिए जब भी कोई उल्का पिंड या ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी ने उल्का पिंड समझिए, जब कोई उल्का पिंड आसमान से जमीन पर गिरता है तो वो एक स्थल को, एक पूरे प्लेन में अगर कहीं गिरा तो एक पूरे स्थल को क्या करता है, वो गड्ढा करके जाता है, वो क्या करता है, गड्ढा कर देता है। जब वहां से वो उल्का पिंड हटता है तो वो पूरा क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है। उन गड्ढों में जब जमाव होता है जल का तो वो क्या करते हैं, उन्हें क्रेटर झील कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। इसके साथ क्रेटर के बाद एक है मानव निर्मित झील, जो मानव द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, बांध बनाई जाती है, बांध में, बांध एक बनाई जाती है ना, तो बांध में पानी रुक जाता है तो उसके पीछे की तरफ क्या है, वो मैन मेड मतलब मानव निर्मित क्या होती है, झीलें होती है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे करिएगा, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी वाली हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल्ड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जब मैं और भी डिटेल्ड में आपको बताऊंगा, ये सारी डिटेल्ड जो मैं आपको छोटी छोटी दे रहा हूँ, ये वनडे के पेपर के लिए बहुत है, वनडे के पेपर के लिए बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर आप एसएससी और पीसीएस के पेपर दे रहे हो तो फिर मैं आपको जो भौतिक भूगोल में अगले फिर बताऊंगा सिद्धांत, या ये जो सिद्धांत मैं बताते हुए चल रहा हूँ, मैं इसको देखिए पीडीएफ तो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग ज़रूर उसमें लिख दीजिएगा कमेंट में कि सर इसके डिफिनीशंस भी आप बोलते हुए चलिए, या डिफिनीशंस आप सर प्रोवाइड करिए, जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले तो ये था कि हम पीडीएफ नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब ये है कि जैसा आप लोगों की मंशा रहेगी, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए कोशिश करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पर्वत बताया था, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्डिलेरा पर्वत कहते हैं। ठीक है, कॉर्डिलेरा पर्वत कहते हैं। यहाँ ऊपर में बफोर्ड सी है, बफोर्ड सागर जिसे कहते हैं, ये हडसन की खाड़ी है। ठीक है, हडसन की खाड़ी, हिंदी में आप लोग हडसन की खाड़ी ही कहिए, हडसन खाड़ी। ठीक है, सीसीआर, सीसीआर में पहला कोस्टल, यहाँ पर जो कॉर्डिलेरा पर्वत है तो इसमें समानांतर क्या है, 3 श्रेणियां हैं। तो पहली श्रेणियों को सीसीआर कहते हैं, पहली श्रेणी जिसको क्या कहते हैं, कोस्टल श्रेणी, दूसरे को क्या कहते हैं, कास्केड श्रेणी,
और तीसरे को क्या कहते हैं, रॉकी श्रेणी। ठीक है, ये इंग्लिश में ही है इसीलिए इंग्लिश में आपको बताते हैं। ठीक है, इधर ग्रीनलैंड है। अब मैं आपको बता दूं, दो रेंज, एक रेंज यहां पर है, इसका नाम है एप्लेशियन श्रृंखला। ठीक, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां से पिंक कलर से थोड़ा अलग लगेगा। देखिए, एक पर्वत श्रृंखला यहां पर है और एक पर्वत श्रृंखला यहां पर है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला यहां पर है। ये जो ऊपर का पर्वत श्रृंखला है इसको कहते हैं ब्रुक्स रेंज। इसको क्या कहते हैं, ये पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, ब्रुक्स श्रृंखला। ठीक, और ये नीचे जो पर्वत श्रृंखला है, थोड़ी फिगर थोड़ी छोटी पड़ती है इसलिए इसको कहते हैं अलास्का श्रृंखला या अलास्का रेंज कह सकते हैं। ठीक, अलास्का श्रृंखला या अलास्का रेंज, इसको कहते हैं यहाँ वाले को ब्रुक्स, और इसको वाले को क्या कहते हैं, अलास्का कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, ये CCR हो गया। इसके बाद याद रखिएगा यहां पर जो जो कॉर्डिलेरा में है, कॉर्डिलेरा में दो पर्वत है। ठीक है, कॉर्डिलेरा में क्या है, दो पर्वत है। एक यहाँ पड़ता है, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, एक पर्वत यहाँ है जिसका नाम क्या है, ये जो है ये पर्वत ये अलास्का में पड़ता है। इस पर्वत का नाम है माउंट डेनाली। ठीक है, माउंट डेनाली सबसे यूएस की सबसे ऊंची चोटी है। यूएस की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट डेनाली। लगभग 6300 के लगभग इसका है। ठीक है, 6200 6300 के अप्रोक्सीमेट है इसकी ऊंचाई। इसके बाद एक यहाँ पर है, ये 49 डिग्री के बाद कनाडा में पड़ता है। 49 डिग्री पहले ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है जिसके कहते हैं माउंट लोगन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माउंट लोगन। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ पर एप्लेसियन श्रृंखला है। याद रखिएगा एप्लेसियन श्रृंखला की भी अपनी एक चोटी होगी। ठीक है, एप्लेसियन श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी इसके ठीक पास में है, इसका नाम है मिसेल, माउंट मिसेल। माउंट डेनाली यूएस में और माउंट लोगन जो है वो कनाडा। ये पर्वत हो गए, पर्वत। अब पर्वत नहीं बचे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, खींच लीजिएगा, जो भी करना है। इसके बाद अब हम आते हैं पठार पर। देता हूँ और ए से लिख देता हूँ। ब्रुक्स और अलास्का रेंज के बीच में एक पठार है जिसे क्या कहते हैं, यूकॉन का पठार। याद, लाइन वाइज याद करिएगा। एक पठार यहाँ पर है। ठीक है, 49 डिग्री के ठीक नीचे, और माउंट लोगन और माउंट डेनाली के ठीक नीचे। ठीक है, ये यूएस लगभग यूएस के बॉर्डर पर है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर है। इसका नाम है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया पठार। ठीक है, इसके बाद ठीक नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ ये वाले लाइन में 30 डिग्री के लाइन के 30 डिग्री के लाइन के थोड़े से ऊपर, मतलब यूएस में ही। ठीक है, क्या है, कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार। ठीक, और यहां पर एक मैक्सिको में है जिसे मैक्सिको का पठार। ठीक, एक पठार बहुत बड़ा है
बेसिकली ये पठार नहीं है, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आगे हम आपको जब सील्ड के बारे में बताएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, सील्ड वो जगह होती है जहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या संसाधन पाए जाते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जितने भी एलिमेंट हैं, सबसे ज़्यादा पाने की उम्मीद होती है, वो सील्ड होती है। वो जगह क्या होती है, वो उसे सील्ड कहते हैं। तो वह वो यहाँ एक पठार है, वो बेसिकली एक सील्ड ही है, लेकिन वो भी पठार की ही तरह है, ठीक है। जिसे लॉरेशियन पठार कहते हैं, इसे लॉरेशियन सील्ड भी कहते हैं, लॉरेशियन पठार भी कहते हैं, लॉरेशियन सील्ड कहते हैं या पठार कहते हैं, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पर 49 डिग्री के ठीक नीचे है, अगर यहाँ 49 डिग्री हम कर ले, बीचों बीच ही है ये कोलंबिया का पठार, यहाँ करते तो थोड़ा सा इसके नीचे ये पड़ गया कम्बरलैंड का पठार, कम्बरलैंड का पठार, ठीक। अभी मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करिए, अभी धीरे धीरे फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। लगभग लगभग तो हो ही है, अब तो कुछ बचा नहीं है। एक हो गया लॉरेशियन सील्ड हो गया, कम्बरलैंड हो गया, एक ये पठार हो गया, एक मैक्सिको का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, यूकॉन का पठार, 1 2 3, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, इधर ब्रुक्स और अलास्का रेंज के बीच में कौन है, यूकॉन का पठार। उसके बाद 49 डिग्री के बीचों बीच क्या है, कोलंबिया का पठार, ठीक है। उसी 49 के थोड़ा सा नीचे कम्बरलैंड का पठार है, और यहाँ पर लॉरेशियन सील्ड है, ठीक है, एकदम नॉर्थ में। फिर थोड़ा सा यूएस में ही और मैक्सिको से के लाइन से थोड़ा सा सटा 30 डिग्री से, ठीक है, थोड़ा कोलोराडो का पठार, और मैक्सिको में कौन है, मैक्सिको का पठार। इसी को याद करिएगा, अगली क्लास में फिर जब हम बताएंगे पढ़ाएंगे, तो ये पहले कुछ कुछ चीज़ें आप लोग से हम पूछेंगे, कुछ कुछ चीज़ें क्या करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग अपनी किताब पर टिक लगाइए, मैप बनाकर टिक लगा के बताइए, ठीक है। ठीक, झील बता देते हैं, देखिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद एक उसके थोड़े से नीचे है, ठीक है, एक उसके थोड़े से नीचे है, वहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है, ठीक है। साइज मेरी थोड़ी थोड़ी सेम ही हो रही, ठीक है। सुपीरी एक कहाँ पर है, यहाँ पर, ये थोड़ा सा सुपर मतलब ग्रेट लेक है जिसे कह सकते हैं, ठीक है, ग्रेट लेक इसे कहा जाता है, ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है। ये इसकी हर एक झीलों की नाम अपनी अलग अलग है, कैनाल भी है, ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल भी है, यहाँ पर जलप्रपात है, ठीक है, यहाँ पर नहर है, यहाँ पर एक जलप्रपात है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था जीबी ग्रेट बियर, ठीक है। फिर यहाँ मैं आपको बता दूं ग्रेट स्लेव, क्या, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर। यहाँ मैं आपको बता दूं अथापास्का, अथापास्का। यहाँ मैं आपको बता दूं विनीपेग, विनीपी है या पेग है, शायद विनीपेग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई झीलें हैं, उनका सबका नाम है अलग अलग,